सबसे पहले इस सवाल का जवाब देना जरूरी है जो कि अक्सर ऑड्री ट्रुश्के जैसे अमेरिकन हिस्टोरियंस कहते मिलते हैं। I have a chapter that deals with South Asia 300 to 700 CE. The Guptas come up, I think 5/6 of the way through that chapter. All right, and it's for like 2 paragraphs, and that's it. That's all there is on the Guptas. Because I honestly don't think that they were all that important or central. Guptas are not that important to Indian history. निकपीडिया और सभी हिंदुस्तानियों की तरफ से उसका जवाब यह है कि अगर हम एंशिएंट इंडिया के इतिहास को देखें तो गुप्ता पीरियड भारत का गोल्डन एज था। इस पीरियड ने हिंदुस्तान को चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे 3 महान सम्राट दिए थे। इसी पीरियड में 18 पुराण लिखे गए थे। उस समय जैसी कपड़े और कढ़ाई की कारीगरी होती थी वैसा हम आज की टेक्नोलॉजी के दौर में भी नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ कई साइंटिफिक और मैथमेटिकल इन्वेंशन भी गुप्त पीरियड में ही हुए थे। गुप्त पीरियड के दौरान किए गए शानदार काम आज भी मथुरा, सारनाथ, अजंता और एलोरा की गुफाओं में देखे जा सकते हैं। गुप्ता डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट सोर्स अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में साफ लिखा है कि ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट और फादर ऑफ सर्जरी ऋषि सुश्रुत भी इसी पीरियड के ही कंटेम्पररीज थे, जिसकी वजह से तब भारत में आयुर्वेद की मदद से मेडिकल साइंस में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। इसी के साथ अगर हम 4th सेंचुरी के भारत को देखें यानी 335 AD, कई लोग इसे 350 AD भी कहते हैं, यही वो समय था जब भारतवर्ष में एक ऐसे महाराज धीराज का राज्याभिषेक हो रहा था जिसने अपनी वीरता से चारों दिशाओं को अपनी तलवार की नोक से झुका दिया था, जिसके घोड़े को रोकने की हिम्मत इस राष्ट्र के किसी भी राजा के अंदर नहीं थी। और यहां तक कहा जाता है कि उनका घोड़ा 3 दिशाओं के समुद्र का पानी पीता था, जिसने इतने युद्ध जीते कि राज तरंगिनी लिखने वाले भी गिनती भूल गए, जिनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में वीणा होती थी और दिल में था अखंड भारत का सपना, जिनके साथ विंसेंट स्मिथ जैसे हिस्टोरियंस ने यह कहते हुए गलत किया कि वो भारत के नेपोलियन थे, बल्कि असल मायनों में वो नेपोलियन से ज्यादा शक्तिशाली और महान थे, क्योंकि नेपोलियन भी अपने अंतिम दिनों में युद्ध हारा था, लेकिन समुद्रगुप्त ने 100 से ज्यादा युद्ध लड़े और सभी में विजय प्राप्त की। इसीलिए आज हम कहते हैं कि नेपोलियन फ्रांस का समुद्रगुप्त था। आज निकपीडिया ओरिजिनल प्रेजेंट्स दास्तान सम्राटों के सम्राट समुद्रगुप्त और गुप्ता डायनेस्टी की। चलिए भारत के गौरवशाली इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बार गुप्त वंश की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस बारे में हिस्टोरियंस के पास भी कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है। तब भी ऐसा कहा जाता है कि गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत कुषाण एम्पायर के दौरान फिड्यूटरी यानी सामंत के तौर पर हुई थी। तभी इस वंश के पहले राजा श्री गुप्त ने रिवोल्ट किया और अपने हिस्से को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, लेकिन रियलिटी में गुप्त काल की शुरुआत श्री गुप्त के पोते चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने खुद को महाराज धीराज घोषित किया और वैशाली की प्रिंसेस कुमार देवी से शादी की। इस शादी के बाद मगध के भविष्य को बदलने वाली एक घटना घटी। वो घटना ये थी कि मगध राजमहल में रात के अंधेरे में एक नए युवराज का जन्म हुआ, जिसकी किलकारी से महल गूंज उठा। वो गूंजती हुई किलकारी किसी और की नहीं बल्कि चंद्रगुप्त प्रथम और महारानी कुमार देवी के पुत्र के तौर पर जन्म लिए मगध के होने वाले महाराज धीराज समुद्रगुप्त की थी। युवराज के जन्म की सूचना के साथ ही महाराज चंद्रगुप्त प्रथम दौड़ते हुए महारानी कुमार देवी के कक्ष में पहुंचे और अपने पुत्र को हाथों में उठाते हुए कहा, गुप्त वंश के भविष्य ने इस सृष्टि में जन्म ले लिया है। ये युवराज कोई आम राजा नहीं बनने वाला था बल्कि भविष्य के भारत को बदलने वाला था। इसी युवराज ने 320 CE के बाद के भारतवर्ष में गोल्डन एरा की शुरुआत की थी। प्रोफेसर डॉक्टर H.C. रॉय चौधरी के अनुसार समुद्रगुप्त सम्राट अशोक की तुलना में ज्यादा प्रतिभा के धनी थे, लेकिन इनके बारे में आम लोगों को उतना नहीं पता जितना बाकी सम्राटों के बारे में पता है। और इसमें बहुत बड़ा रोल अमेरिकन हिस्टोरियंस का भी है, जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री में गुप्ता पीरियड के इंपॉर्टेंस को सिरे से नकार दिया था। ऑथर रजत पिल्लई ने अपनी किताब योद्धा द डायनेस्टी ऑफ समुद्रगुप्त में लिखा है कि अमेरिकन हिस्टोरियंस को गुप्ता पीरियड जैसे इंडियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एरा के बारे में जो नैरेटिव बिल्ड करना था वो उन्होंने कर दिया है। गलत यह है कि आम हिंदुस्तानी ने उस नैरेटिव को सच मान लिया।
इसी के साथ उन्होंने गुप्ता पीरियड के सबसे बड़े सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है कि समुद्रगुप्त का बचपन किसी आम राजकुमार की तरह नहीं था, बल्कि वो अपने बचपन से ही शानदार प्रतिभा के धनी थे। उनके अंदर कुछ ऐसी खूबियां थीं जिन्हें देखकर आम प्रजा भी अंदाजा लगाने लगी थी कि गुप्त वंश के भविष्य के सम्राट यही हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही था। समुद्रगुप्त के बढ़ते हुए कद को देखते हुए महाराज चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने भरे हुए दरबार में समुद्रगुप्त को ऑफिशियल गुप्त वंश का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस घोषणा के बाद गुप्त वंश के गलियारे में शुरू हुआ साजिश का दौर। समुद्रगुप्त के भाइयों को चंद्रगुप्त प्रथम का यह ऐलान पसंद नहीं आया। वो किसी भी तरह समुद्रगुप्त को खत्म करना चाहते थे, लेकिन सभी भाई मिलकर भी समुद्रगुप्त के पराक्रम का सामना नहीं कर पाए और एक एक करके अपनी हार स्वीकार करते गए। यह दौर था 335 एडी या फिर कहें 350 एडी का। इसी समय समुद्रगुप्त ने गुप्त वंश की राजगद्दी को संभाला था। राजगद्दी पे बैठते साथ ही उन्हें अपने पिता चंद्रगुप्त प्रथम से एंसेस्टर प्रॉपर्टी के तौर पर आज के बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा मिला था। लेकिन सम्राट समुद्रगुप्त के मन में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी धरती को जीत लेने का सपना पल रहा था। ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, बल्कि समुद्रगुप्त के इतिहास के ऊपर सबसे ऑथेंटिक सोर्स इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, उसमें दर्ज है। इसमें लिखी बातों को समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के 13th और 14th लाइन में लिखा मिलता है कि समुद्रगुप्त ने संपूर्ण राष्ट्र को जीतने की शुरुआत आज के उत्तर प्रदेश से की थी। तब उनका इरादा था कि सबसे पहले मगध की सीमा के पास के राज्यों को अपने अधीन कर लिया जाए। तब इनके सामने अच्युत, नागसेन और कोतकुलज नाम के 3 राजा एक साथ अपनी सेना के साथ कौशांबी में खड़े थे। तब समुद्रगुप्त ने एक सोल्जर की यूनिफॉर्म में अपने सर पर राज मुकुट पहने जय मगध जय आर्यव्रत की वॉर क्राई के साथ अकेले ही तीनों राजाओं को पराजित किया और अपने अधीन कर लिया। उस युद्ध को आर्यव्रत का पहला युद्ध भी कहा जाता है। इस जीत के बाद समुद्रगुप्त ने अपनी वॉर स्ट्रेटजी को और तेज किया और अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। उन्होंने ईस्ट में बंगाल, वेस्ट में आज का मालवा, नॉर्थ में हिमालय और साउथ में विंध्या तक हर राजवंश को अपनी तलवार की नोक से झुकने में मजबूर कर दिया। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की 19th और 20th लाइन में लिखा मिलता है कि आर्यव्रत के पहले युद्ध के बाद समुद्रगुप्त ने साउथ की तरफ रुख किया और एक साथ 12 राजाओं को पराजित करते हुए उन्हें अपना गुलाम या फिर सामंत बना लिया। इस बारे में वैदिक स्कॉलर R.N. डांडेकर ने कहा है कि जब साउथ के राजा अकेले समुद्रगुप्त का सामना नहीं कर पा रहे थे, तब उन सभी 12 राजाओं ने एक ग्रुप बना लिया और एक साथ समुद्रगुप्त को हराने के लिए युद्ध के मैदान में आए। लेकिन सभी एक साथ मिलकर भी अकेले सम्राट समुद्रगुप्त को नहीं हरा पाए थे। क्या पूर्व, क्या पश्चिम, क्या उत्तर और क्या दक्षिण, भारत का ऐसा कोई हिस्सा और राजा नहीं बचा था जिसने समुद्रगुप्त से मात ना खाई हो। भारत जीतने के बाद समुद्रगुप्त का विजय रथ श्रीलंका तक पहुंच गया था। वहां भी उन्होंने अपना विजय पताका लहराया था। इस बारे में हिस्टोरियंस का मानना है कि सम्राट समुद्रगुप्त ने 100 से ज्यादा युद्ध लड़े थे और उन्हें कभी कोई किसी युद्ध में हरा नहीं पाया था। एक बार का वाक्य है, कई युद्ध जीतने के बाद समुद्रगुप्त ने अपनी संपूर्ण सेना से कहा था, योद्धा जन अभिनंदन, ये राष्ट्र धर्म, सभ्यता और परंपरा का धनी है। मैं इसी भूमि से हूं, इसीलिए मेरी ये कामना है कि जब जब मेरा इस सृष्टि में जन्म हो तब तब मैं इसी राष्ट्र भूमि में जन्म लेना चाहता हूं। सम्राट समुद्रगुप्त के अंदर मैसिडोनिया के अलेक्जेंडर की तरह केवल युद्ध में जीत की सनक नहीं थी, बल्कि उनके अंदर आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्ट को समझने की शानदार शक्ति भी थी। वो एक एक्सीलेंट पोएट और म्यूजिशियन भी थे। इसीलिए उनके रूलिंग पीरियड में आर्ट, लिटरेचर, साइंस और एजुकेशन में भारत काफी प्रोग्रेसिव था। इसी वजह से उस पीरियड को भारत का गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट और फादर ऑफ सर्जरी ऋषि सुश्रुत भी समुद्रगुप्त एरा के ही थे। समुद्रगुप्त के काल में गुप्त वंश ने अपने गोल्डन एरा को देखा था, लेकिन अभी कुछ ऐसा होना बाकी था जिसे इतिहास के पन्नों में ब्लैक डे ऑफ गुप्त वंश कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश की राजगद्दी पर एक कमजोर राजा बैठने वाला था। उसका नाम था रामगुप्त। एक कमजोर राजा किसी राज्य का कितना नुकसान कर सकता है वो अब आपको पता चलेगा। दरअसल समुद्रगुप्त के बाद उनके बड़े बेटे रामगुप्त ने गुप्त वंश का राज सिंहासन संभाला। जैसे ही ये बात मथुरा के शक रूलर रुद्र को पता चली,
यहां पर आपको बता दें कि ईरानी और यूनानी लिटरेचर में शक रूलर या फिर शकों को सिथियन कहा गया है। इनका ओरिजिन सीरिया के नॉर्थ एरिया का माना जाता है। तब शक रूलर ने तुरंत अपनी विशाल सेना के साथ मगध के ऊपर आक्रमण कर दिया। वो आक्रमण इतना विशाल था कि रामगुप्त ने अपनी हार स्वीकार कर ली और एक ऐसी ट्रीटी साइन की जिसे ब्लैक डे ऑफ गुप्त वंश के नाम से याद किया जाता है। वो कोई ट्रीटी नहीं बल्कि एक सौदा था, एक ऐसा सौदा जिसमें मगध की महारानी ध्रुव देवी को शक रूलर रुद्र के बिस्तर पर सौंपना था। उस ट्रीटी के तहत शक रूलर रुद्र महाराज ध्रुव देवी के साथ कुछ भी कर सकते थे। कमजोर रामगुप्त ने इस कंडीशन को मान लिया और ट्रीटी साइन कर दी। अब यहां एंट्री हुई रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय की। उन्हें रामगुप्त के ऊपर गुस्सा आया और उसी गुस्से ने जन्म दिया एक प्लानिंग को। हुआ कुछ ऐसा कि गुप्त वंश के राजमहल से एक पालकी निकली। उस पालकी में महारानी ध्रुव देवी की जगह रिश्ते में उनका देवर चंद्रगुप्त द्वितीय बैठे हुए थे। पालकी पहुंची शक रूलर के कक्ष में। शक रूलर महारानी देवी को देखने की जल्दबाजी में अकेले ही पालकी के घूंघट को उठा दिया। पालकी से महारानी के वेश में बाहर आए चंद्रगुप्त द्वितीय और सही मौका देखते ही शक रूलर के शरीर को अपनी तलवार से बेड़ दिया। इस घटना के बाद से चंद्रगुप्त द्वितीय की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। मगध की प्रजा भी उनके पक्ष में आ गई। उन्हें मिनिस्टर्स का सपोर्ट मिला और उन्होंने अपने बड़े भाई रामगुप्त को मौत की सजा सुना दी और खुद महारानी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त वंश को नई ऊंचाइयों में ले जाने का काम किया और उनके काल को भारत के स्वर्णिम काल में से एक माना जाता है। यही चंद्रगुप्त द्वितीय आगे चलकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम से याद किए गए हैं। ये थी दास्तान गुप्ता डायनेस्टी के दो बड़े सम्राटों की। एक थे सम्राटों के सम्राट समुद्रगुप्त और दूसरे थे उनके छोटे बेटे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। हमारा इतिहास ऐसी गाथाओं से भरा हुआ है जो आज भी अमेरिका और यूरोप के लिए किसी सपने जैसा है। ऐसे ही अनकहे इतिहास के साक्षी बनने के लिए सब्सक्राइब करिए निकपीडिया। जय हिंदुस्तान, जय भारत।